तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो कल आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ बच्चों, कल यानी कि 15 दिसंबर 2022। जी हाँ बच्चों, 15 दिसंबर 2022 को जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कल जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो डाल रखा था, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया इस सर पार्ट 2 भी इसका जरूर बनाइए इस सैंपल पेपर का। तो आज की इस वीडियो के अंदर, इस एक वीडियो के अंदर आपको ये पूरा सैंपल पेपर देखने को मिलेगा। बस शर्त ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की सैंपल पेपर हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसका सब्जेक्ट कोड रहता है 184। ठीक है, प्री बोर्ड के लिए हम लोग सैंपल पेपर देख रहे हैं बच्चों। और जो आपको टाइम अलाउ किया जाएगा पेपर को करने के लिए वो 3 घंटे का किया जाएगा, यानी कि 3 आवर्स का किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाला है आपका वो 80 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, 80 नंबर आपका रहने वाला है। नीचे चले तो आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, हिंदी में जिसको सामान्य निर्देश बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेपर कैसा आने वाला है उसका मोटा मोटा फॉर्मेट आपको पता चल जाता है। तो ध्यान से एक बार समझ लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ पर बताया गया है कि कल जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इंग्लिश का, उसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम जो है अलग से अलाउ किया जाएगा कि बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को रीड कर लीजिए। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो टीचर की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शंस के अंदर आपको बटा हुआ होगा, इंग्लिश का, रीडिंग का, राइटिंग का और ग्रामर का। ठीक है, तो और सॉरी, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर का। ठीक है, राइटिंग एंड ग्रामर एक में रहेगा और रीडिंग अलग से। रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा आपका जिसके अंदर पैसेज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन अलग रहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके अंदर आपके लेटर वगैरह हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, और ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। लास्ट वाला जो सेक्शन रहता है आपका सेक्शन सी, जो लिटरेचर से रहता है, मतलब इसके अंदर जो आपके दोनों बुक है फर्स्ट फ्लाइट वगैरह, उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लिटरेचर वाले सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। तीसरे पॉइंट में बता रखा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है हर एक के लिए यहाँ पर अलग से इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कल आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और कल के लिए एक बेहतर तैयारी करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहने वाला है और ये 20 मार्क्स का सेक्शन रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 नंबर के होंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपके जो है पैसेज वाला ही होते हैं, आपको पता होगा। रीडिंग सेक्शन के अंदर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि ये जो आपको पैसेज दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए और देन इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हमें देना होगा। और पहला क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पैसेज है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर वगैरह के बारे में दे रखा है कि कैसा यहाँ का कल्चर है, कैसे यहाँ के लोग हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर ट्रेवल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे
हम उन क्वेश्चंस का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप इस पैसेज को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वो इसी पैसेज के अंदर से पूछे जाएंगे और उसी के अंदर से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पैसेज जरूर रीड कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो इसी पैसेज के अंदर से पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं कि इन फेयर वन पर्सन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1, यानी पैराग्राफ 1 जो है आपका, पैराग्राफ 1 जो है उसमें दी गई जानकारी के आधार पर जो है सो कि निम्नलिखित के लिए एक कारण का अनुमान लगाना है आपको, ठीक है। क्या है कि द रेट ऑफ टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिशियल्स, ठीक है। यानी भारत के उत्तर पूर्व में जो पर्यटक लोग आते हैं वो पर्यटन अधिकारियों के लिए एक पहेली से कम नहीं है कि क्यों इतने पर्यटक आते हैं, ये एक पहेली क्यों बना हुआ है, ठीक है, एक पजल क्यों बना हुआ है। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप से रहेगा कि दिस इज सो बिकॉज दिस स्टेट्स आर जो सो कि लीजर एक्सप्लोर्ड एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री इन जो है सो कि स्पीड ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ ऑफर, यानी कि इसके बावजूद देखा जाता है इन राज्यों में बाकी हिस्सों की तुलना में मतलब कम खोजबीन हुई है, कम लोग आए हैं, इसलिए इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दे दिया है और आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी कि जो आपको सही लगता है वो वाला ऑप्शन चूज करना है, जिससे कि हम लोग इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सके। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारा, ये क्वेश्चन किस तरह से है कि फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन जैसे कि इनफेयर दैट the dash and dash of northeastern states aid attracting the money rich and टाइम पुअर टूरिस्ट, ठीक है। यानी कि पैराग्राफ 1 से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों के डैश और डैश धनवान और समय गरीब पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता करते हैं। तो वो क्या सहायता करते हैं बच्चों, आपका पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा जो है सो कि डिस्टिंक्टिवनेस, ये हो जाएगा, और थर्ड वाला हो जाएगा डाइवर्सिटी यानी कि विशिष्टता और विविधता, ये पर्यटकों को यानी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। कंप्लीट द फॉलोइंग जो है कि एनोलॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1, यानी कि पैराग्राफ 1 जो है उसमें जो शब्द है, वाक्य है, उसके साथ निम्नलिखित इस एनालॉजी को आपको क्या करना है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। एरोमा हो गया आपका, कुकिंग हो गया और पेंटिंग हो गया, यानी कि सुगंध, खाना बनाना और पेंटिंग, ठीक है। तो क्लू दे रखा है, ये क्लू आप रीड कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूज एंड शेड्स, ठीक है, यानी रंगों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना पैसेज करना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिससे कि हमारे जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, ट्रैवलर्स एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीक अ हॉलिडे पैकेज विद डैश, यानी कि अनुभव अर्थव्यवस्था की वकालत करने वाले यात्री डैश के साथ हॉलिडे पैकेज चाहते हैं। तो किसके साथ चाहते हैं वो, a wholesome experience within the budget they have planned for, यानी कि जिस बजट के लिए उन्होंने योजना बनाई है उसमें उनका एक अच्छा अनुभव, यानी कि अपने बजट के अकॉर्डिंग वो अपना एक अच्छा सा हॉलिडे पैकेज चाहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि सिलेक्ट द चार्ट that appropriately represents the trend of foreign tourist travels in the northeast from 2011 to 2014 as per paragraph 2, ठीक है। यानी कि पैराग्राफ 2 के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 2011 से लेकर के 2014 के दौरान जो है कितने देखेंगे आप जो है सो कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो ट्रेवल किए हैं एक तरह से, ठीक है। यात्रा की प्रवृत्ति कितने लोगों की दिखती है तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये 4 इमेजेस देख सकते हैं, इस तरह से दे रखा है, तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 2,
ठीक है, यानी सेकंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करना है इस तरह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स जो कि in the northeast from 2005 to 2014 showed results, यानी कि 2005 से 2014 तक उत्तर पूर्व में पर्यटक यात्रा के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है क्या मतलब एक रिजल्ट पता चलता है, तो वो इंकरेजिंग जो है सो यानी कि उत्साहजनक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा गया है यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर इस तरह से आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, देखिए ये जो है मैं आपको बताऊं, ये पैराग्राफ आपके चेंज हो करके आते रहते हैं, मतलब अलग अलग चेंज होकर आएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप पैराग्राफ का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको और ज्यादा आसानी होगा अपना पेपर करने में। क्योंकि देखिए मैं आपको 1 2 3 4 पैराग्राफ करवा सकता हूं, लेकिन एट द एंड आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस पैराग्राफ को पेपर के अंदर अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और एक अच्छा मार्क्स जो है, ठीक है, हमारा जो रीडिंग वाला सेक्शन रहता है जिसमें कम बच्चे स्कोर कर पाते हैं, आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इस पैराग्राफ वाले सेक्शन का जो है सो कि क्या कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है। तो ठीक है, तो ये चीज है। तो बाकी मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन बता भी दिए इसमें, और आप बाकी देख भी सकते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, और आप चाहे तो मतलब आप चाहे तो कह रहा हूँ कई सारे जो क्वेश्चन है आपके वो थ्योरेटिकल भी आएंगे, यानी लिख करके उत्तर देने वाला भी आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यही 8वां क्वेश्चन ले लीजिए कि यहाँ पर क्या पूछ रखा है, लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एज रेफर टू इन पैराग्राफ 3, यानी कि पैराग्राफ 3 के अंदर जो टूरिस्ट को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बारे में क्या बताया गया है पैराग्राफ 3 के अंदर। ठीक है, पैराग्राफ 3 में क्या बताया गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कोई 2 एग्जाम्पल बताने हैं, तो 2 आप बता सकते हैं, मैंने कई सारा बता रखा है, जैसे एकोमोडेशन होना चाहिए, यानी रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि एक बाहर का बंदा आया, एक अमेरिका का बंदा आया इंडिया के अंदर, ठीक है, भाई जाहिर सी बात है वो कहीं रहना पसंद करेगा ना यार, ऐसे थोड़ी ना है कि वो एकदम मतलब ज्यादातर लोग कैंप लगा करके रहना पसंद करेंगे। हालांकि कैंप भी आप लिख सकते हैं अकोमोडेशन के अंदर, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं वैसे, तो ये अकोमोडेशन पसंद करेगा बंदा। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है ऐसी जगह है जहां वो घूम सके, फॉर एग्जाम्पल रिक्रिएशन वाली जगह, जैसे पार्क हो गया, गार्डन्स हो गया, म्यूजियम हो गया, शॉपिंग एरिया हो गया, ये सारी जगह उसको पसंद होनी चाहिए। इसेंशियल सर्विसेज यानी कि कुछ जरूरी चीजें जैसे खाना हो गया, टॉयलेट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें उसको मिलनी चाहिए। मैप फैसिलिटी, करेंसी एक्सचेंज उसको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर आपको देना है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से पूछा है कि लिस्ट 1 रीजन व्हाई द रिसर्चर्स रिकमेंड that the formulation of a tourist strategy in the northeastern state of India be sustainable, ठीक है, या सस्टेनेबल, इस तरह से, सॉरी। तो वो है आपका हिंदी में कुछ इस तरह से होगा इस क्वेश्चन का कि एक कारण की सूची बनाते हुए बताना है कि रिसर्चर लोग क्यों सलाह देते हैं कि भारत का जो उत्तरी पूर्व राज्य है वहां पर पर्यटन रणनीति एक टिकाऊ हो सकता है, मतलब वहां पर ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, आप बाकी यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, क्योंकि वहां के समुदाय ऐसा है, और बहुत सारी चीजें आप वहां पर कर सकते हैं जिससे कि वहां पर टूरिस्ट बढ़ाया जा सकता है और टूरिस्ट आएंगे भी आएंगे। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल पैराग्राफ 1 and 3 अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पैराग्राफ 1 और 3 के अंदर बताया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए पैराग्राफ है तो आपको खुद समझने की जरूरत होगी इसके अंदर, क्योंकि देखिए चेंज करके आएगा पैराग्राफ, जाहिर सी बात है, जो मैं बता रहा हूँ यही नहीं आएगा, आपका चेंज करके आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए। अगला पैराग्राफ देखिए, ये भी दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी 10 नंबर का है आपका, और ये जो रहेगा आपका ये व्हाइट टाइगर के ऊपर ये दे रखा है आपका पैराग्राफ। ठीक है, सफेद बाघ जो वेस्ट बंगाल वगैरह के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से ये दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर जो क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं वो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है,
मैं आपको एक बारी नीचे चलूं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि जो आपने पैसेज को पढ़ करके समझा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा है कि रिसेंटली हाउ मेनी व्हाइट टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड इन इंडिया। ठीक है, स्पॉटेड इन इंडिया तो वो है आपका 12, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाल ही में भारत में कितने सफेद बाघ देखे गए हैं, तो 12 सफेद बाघ देखे गए हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ टाइगर, यानी कि बाघ का जीवन काल कितना होता है। तो एक बाघ जो होता है, एक टाइगर जो होता है 15 से 20 साल 15 टू 20 ईयर तक ही सरवाइव कर पाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि द व्हाइट टाइगर इज एन जो है कि ऑफ स्प्रिंग ऑफ डैश, तो वो है बंगाल टाइगर, यानी कि सफेद बाघ किसकी संतान है, तो बंगाल टाइगर की संतान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर्स आर क्लाइंबर्स एंड कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री इजीली। ठीक है, यानी कि बाघ पर्वतारोही होते हैं और आसानी से पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। ये होगा वर्स्ट आपका। ठीक है, आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अ प्योर टाइगर इज टोटली व्हाइट विदाउट एनी स्ट्रिप्स, यानी कि एक शुद्ध बाघ बिना किसी धारियों के पूरी तरह से सफेद होता है, तो वो होगा आपका ए व्हाइट। ठीक है, और बाकी आगे चलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन बी, जिसको आप कह सकते हैं ग्रामर वाला जो सेक्शन रहता है आपका, उसके अंदर। और इसके अंदर हमसे ग्रामर वाले क्वेश्चन जो है, व्याकरण वाले क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कोई 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, इसका खास ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है यहाँ पर आपका। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है कि द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे, यानी कि कल सोशल मीडिया पर एक कार्यकर्ता डैश द्वारा जलवायु नियंत्रण टिप्पणी करता है। तो जो कि बेलो अप वाला, यानी कि उड़ा दिया, इस टाइप का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली, यानी कि पढ़िए, डॉक्टर और उसके मरीज के बीच की बातचीत पढ़नी है आपको, और रोगी के उत्तर को सही ढंग से बताकर वाक्य को पूरा करना है आपको। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर यहाँ पर क्या कह रहा है, डॉक्टर डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन, यानी कि मिस्टर गोपालन क्या आप जो कभी कभी नीचे महसूस करते हैं। ठीक है, पेशेंट बोलता है यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, यानी कि हाँ मैं मेरा मूड अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, उसके आगे देखिए, द डॉक्टर विल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स, जैसे कि एलिमेंट आस्क अबाउट हिज वेल बीइंग टू विच द पेशेंट्स अफेयर मेड। ठीक है, यानी कि डॉक्टर ने अपने रोगी के बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हुए उसकी भलाई के बारे में पूछा, जिसके लिए रोगी ने डैश की पुष्टि की। किसकी पुष्टि की, तो उसने पुष्टि की कि एडिशन जैसे कि एडिशन ऑफ समटाइम्स टाइम टू टाइम एक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी कि वह अच्छे मूड में नहीं रहता है और कभी कभी नहीं रहता है, ये चीज उसने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। ठीक है, यानी कि आपको एक सही विकल्प का चयन करना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या है कि द एडवर्टीजमेंट रीड इफ यू स्मोक स्टैटिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। ठीक है, यानी कि विज्ञापन में लिखा था कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो सांख्यिकी के रूप से आपकी कहानी डैश इससे पहले 15% समाप्त हो जाएगी या चाहिए, तो विल आएगा यहाँ पर, स्टोरी के बाद विल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी चौथा क्वेश्चन, माफी चाहूंगा। चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट जो कि आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज दैट करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज रिपोर्ट, यानी कि आपको इसको करेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन है, इसको करेक्ट करना है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, इस लाइन को आपको करेक्ट करना है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये द यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो है सो कि
लास्ट वीक, यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, एरर है आपका द, और यहाँ पर अ आना चाहिए, बोर्ड द, ठीक है, ये वाला। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द हटेगा, यहाँ पर ऑफ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट आएगा। तो इस तरह से इस चीज को आपको कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, कि कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो यहाँ पर नैरेटिव दिया गया है, कथन दिया गया है, उसको पूरा करना है आपको। ठीक है, क्या है भैया, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। As I was standing on the dock looking out at lake for the last time, a feeling of emptiness dashed over me like darkness। यानी कि जब मैं डाक पर खड़ा था, आखिरी बार झील को देख रहा था, मेरे ऊपर खालीपन की भावना डैश की तरह अंधेरा था। तो वो होगा आपको वॉश्ड, डी आएगा, धोए की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड इन जैसे कि ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। यानी कि आपको ये लेटर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर शीक आएगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि रिपोर्ट जैसे कि द जैसे डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज फादर ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। यानी कि एक पोता और उसके दादा जैसे कि उसके दादा के बीच में हुआ संवाद को, जो वाक्य है उसको कंप्लीट करना है, मतलब कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ग्रैंडसन यानी कि जो पोता है वो बोलता है, ग्रैंडपा हु आर योर जैसे कि सुपर हीरोज। यानी कि दादाजी आपके सुपर हीरो कौन है, दादाजी बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं, एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन जैसे कंपैशन टू अदर्स। यानी कि कोई भी जो दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाता है वो मेरा हीरो है। आगे देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंड फादर सेज दैट। ठीक है, यानी कि अपने महान नायकों के बारे में, अपने सुपर हीरोज के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दादाजी कहते हैं कि इन जैसे कि एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। यानी कि वह है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इस चीज को करेक्ट करना है कि इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द sentiments of eagles and the hawks, the student council suggest a rematch between the teams। यानी कि इसके बीच में संतुलन करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने टीम के बीच जो है कि रीमैच का सुझाव दिया। तो इसमें गलत चीज क्या है, तो ये बैलेंसिंग गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये बैलेंस आना चाहिए, यानी संतुलन आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर सुनील शेयर सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी रिपोर्ट। तारिक क्वेश्चन, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सुनील ने तारिक के साथ समुद्र में छुट्टियां बिताने के बारे में कुछ जानकारी साझा की है। ठीक है, तारिक के प्रश्न की रिपोर्ट करे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि तारिक आस्क सुनील इफ वेदर ही हैड एंजॉयड ट्रैवल बाय सी। यानी कि तारिक ने सुनील से पूछा कि क्या उसे समुद्री यात्रा करने में मजा आया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन थिंक ट्विंस। यानी कि बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा स्लोगन को पूरा करने के लिए निम्नलिखित को आपको भरना है। यानी डैश हम बच्चों की अपेक्षा कर सकते हैं 2 बार सोचे, तो वो है आपका कैन वी। यानी कि कर सकते हैं हम बच्चों की उपेक्षा। ठीक है, कर सकते हैं, इस तरह से आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये नैरेटिव, ये डायलॉग को जो है कंप्लीट करना है फादर और जैसो की लाथा के बीच में सॉरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और आंसर रहेगा आपका ए वाला, कीप आस्किंग टिल वन डज। ठीक है, यानी कि इस तरह से रहेगा ये, मैं बता देता हूं आपको, तब तक पूछते रहें जब तक कोई नहीं करता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इस तरह से, यहाँ पर एरर क्या है। तो एरर ये देखेंगे, ये आपका ये है, और यहाँ पर ये जो ऑल लिखा हुआ है ना, ये एरर है, और यहाँ पर आना चाहिए ईच, यानी सभी के जगह पे प्रत्येक आना चाहिए, ईच आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी के अंदर ही आप राइटिंग और ग्रामर वाला चीजें देखेंगे।
जिसके अंदर बेसिकली मतलब लेटर वगैरह आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर हमसे पूछ लेगा। तो तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एक अटेंड करना है, ए और बी दोनों में से, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाला करना चाहते हैं तो ऊपर वाला कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। तो ये वाला मैंने पहले भी बता रखा है पहले के वीडियोस में, तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। इसका चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, ये करते हैं बच्चों। इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यू आर पुष्पा, एक सेकेंड, हाँ, यू आर पुष्पा या फिर रवि। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम रवि होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम पुष्पा होगा। अ स्टूडेंट ऑफ भारती पब्लिक स्कूल क्लास 10th, the students are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to editor highlighting increasing stress faced by students and suggesting ways and means to combat it। यानी कि आपका नाम पुष्पा है अगर आप लड़की हैं तो, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम रवि है। आप बाल भारती पब्लिक स्कूल 10वीं के छात्र हैं और छात्रों को आजकल का जो स्ट्रेस भरा माहौल है, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंपटीशन से भरा हुआ माहौल में, इसमें स्ट्रेस बहुत हो जाता है बच्चों को। तो आपको लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है, संपादक को पत्र लिखना है जिसमें आप आइडियाज दे सकते हैं कि कैसे स्ट्रेस से लड़ा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। तो ऊपर आप लिख देंगे भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे सबसे ऊपर। फिर नीचे आएंगे तो एक डेट लिख देंगे आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर डेट दिया होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर इसके अंदर कोई डेट नहीं दिया तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते। तो मैंने ऐसे लिख दिया 22 अक्टूबर 2022 यानी 2022, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो जो भी आपको एडिटर अच्छा लगता है, जो भी न्यूज अच्छा लगता है न्यूज़पेपर, उसके एडिटर को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 11 जो 0002, ये मैंने लिख दिया, ये एडिटर का हो गया। फिर नीचे आएंगे तो आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, विषय क्या है। तो सब्जेक्ट था हमारा प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट, यानी कि जो प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स को, स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम, तनाव की जो समस्या आ रही है, तो उसको लेकर के मैं लेटर लिख रही हूँ। किसको लिख रही हूँ? एडिटर को, या लिख रहा हूँ एडिटर को लिख रहा हूँ, ठीक है। लड़का है तो लड़के के अकॉर्डिंग, लड़की है तो लड़की के अकॉर्डिंग, समझ लीजिए, ठीक है। नीचे चलेंगे, अब यहाँ पर आप लिख देंगे सरिया मैडम। फिर उसके बाद देखिए ये जो लाइन रहेगा कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है। ये जो इतना लाइन है आपका, ये बिल्कुल सेम रहेगा हर एडिटर के लेटर में, जहां आप कंप्लेन या फिर कुछ भी चीजें कहना चाह रहे हैं, तो एडिटर के लेटर में ये जो लाइन है आपका, ये एकदम सेम रहेगा आपका, ठीक है। इन लाइनों का मतलब होता है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपने जो भी मेरा ये प्रॉब्लम है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम लिख दीजिए, जैसे कि इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यानी आज का ये जो कंपटीशन से भरा हुआ माहौल है, इसके अंदर स्टूडेंट लोग बहुत एकदम स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, मतलब तनाव हो गया है, टेंशन हो गया स्टूडेंट लोग को। उसके बाद आप अपना लिखते चले जाइए जहां तक आपको समझ में आता है, लिखते लिखते फिर लास्ट में आएंगे तो लास्ट में आपका हो जाएगा योर सिंसियरली, यानी कि आपका आदर, सादर कह सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप अपना नाम लड़के रवि लिखेंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आप अपना नाम पुष्पा लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो था आपका एडिटर का लेटर कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, ठीक है। इसमें भी आपको ए और बी में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन चौथे के ए में क्या है, यहाँ पर गुरमीत कौर जी के बारे में बता रखा है कि गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन सवरन, सी बिलोंग टू अ नियर बाय विलेज, हैज minimal technological skills and exposure, has the required cutoff percentage and is looking for a complete or partial scholarship. Write a paragraph in about 120 to 100 to 120 words analyzing her short notes to support your stand on whether she should join or join not the college। यानी कि आप चाहते हैं कि क्या ये कॉलेज ज्वाइन करे। देखिए मैं इसका हिंदी में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए कि गुरमीत कौर जी है, ठीक है, उपनगरों में एक सार्वजनिक वित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इच्छुक है, मतलब वो चाहती है कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहती है। वो जहाँ रहती है वहाँ का गाँव में ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो वो चाहती है कि उसके अंदर वो ज्वाइन करे स्कॉलरशिप के थ्रू, इस तरह से पार्शियल स्कॉलरशिप के थ्रू।
तो आपको क्या लगता है कि उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पर स्ट्रेंथ्स बता रखा है, मतलब ताकत बता रखा है, वीकनेस बता रखा है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रखा है और थ्रेट बता रखा है। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया है ये वाला कि द चार्ट बिलो डिस्प्ले डाटा अबाउट ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर अ डिफरेंट एज ग्रुप, राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग द डेटा। तो आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है और पहले तो इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन, यानी कि उनके डिसीजन के समर्थन में मैंने ये चीजें लिखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप जो है सो कि दोनों में से कोई एक करेंगे तो आपको बेटर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी चीजें बता रखी है कि कैसे वो अगर पढ़ेंगे तो बेटर से बेटर उनको एक लाइफ मिल सकता है। सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगेंस्ट द डिसीजन, अगर इस डिसीजन के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो वो भी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला एक ये सेक्शन आपका 40 नंबर का आता है। सोचिए, टोटल आपका पेपर ही 80 नंबर का है और 40 नंबर का सिर्फ एक सेक्शन आ रहा है आपका। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सेक्शन। तो इसके अंदर जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे उनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस कल के आपके पेपर के अंदर रिपीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 5वां क्वेश्चन, ये 5वां है ये। और ये क्या कह रहा है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको ये दे दिया है एक्सट्रैक्ट्स, उसको पढ़ना है, उसके बेसिस पे जो आंसर आपको सही लगता है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5वां क्वेश्चन 10 नंबर का, जिसमें 5 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो ये पहला एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, उसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर का आपका ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हे और टी गार्डन, ठीक है, यानी कि अरे एक चाय बागान, और जो है सो कि राजवीर ट्राइड जो है सो कि एग्जैक्टली, ठीक है, यानी कि राजवीर उत्साह से रो पड़ा, और काफी सारी चीजें यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की एक झलक के ऊपर ये एक्सट्रैक्ट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इसको आप वैसे वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इसी एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे, कि वाई वाज जो है सो कि प्रांजोल सॉरी नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन, यानी कि जो प्रांजल है वो चाय बागानों को लेकर राजवीर जितना उत्साहित क्यों नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स, यानी कि वह चाय बागानों में और उसके आसपास पले बड़े थे। देखिए, अगर आप लोग कोई एक ऐसे एरिया में पले बड़े रहते हैं जहाँ का कल्चर वगैरह अलग रहता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अमेरिका में है और वहां पर आपका बचपन बीता है, आपने अपना बचपन वहां गुजारा है, बड़े आप वहां पर हुए हो, ठीक है, तो आपको अमेरिका उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया में कई सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, या कई सारे लोग होते हैं जिनको अमेरिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगता है कि भाई अमेरिका कैसा होगा यार, मजा आ जाएगा घूम के, कसम से यार एक बार चलने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप अमेरिका में पले बड़े हैं तो आप सोचेंगे यार इंडिया कैसा होगा, एक बार मेरा इंडिया देखने का मन है। तो ये चीज होता है। तो इसीलिए जो प्रांजोल थी, ठीक है, या प्रांजल कह लीजिए, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि राजवीर ने पहली बार ही देखा था इस तरह से, और प्रांजल तो वहीं पर पड़ी बड़ी थी, इसलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी टी गार्डन्स को देखकर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज प्रांजल मीन बाय सेइंग दैट असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रांजल का यह कहने से क्या तात्पर्य है कि असम में विश्व में वृक्षारोपण का सबसे बड़ा संकेंद्रण है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे असम के अंदर बहुत सारे वृक्ष आपको मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष रोपे भी जाते हैं, वहां पर चाय बागान भी बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे।
ठीक है, तो प्रांजल ऐसा क्यों कहती है? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, दैट द कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और एनी सिमिलर सुटेबल वर्ड ऑफ टी इज द हाईएस्ट एट वन प्लेस नेमली असम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें असम की, तो एक ऐसा स्थान है ना जहां पर चाय जो है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि चाय के बागान ही है असम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड ओनली। यहाँ पर आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान दे दिया है उसको आपको भरना है। ठीक है, तो क्या है कि प्रांजल्स डैश कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही जो है सो कि exclaims you will see enough gardens to last you a lifetime। ठीक है, यानी कि प्रांजल का डैश स्पष्ट रूप से सामने आता है जब वह कहते हैं आप जीवन भर रहने के लिए पर्याप्त उद्यान देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है हमें? फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है, इरिटेशन देखने को मिलता है। इनमें से कोई भी आपको एक वर्ड लिख देना, फॉर एग्जांपल प्रांजल्स का फ्रस्ट्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही हो जाएगा आपका और एक नंबर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू बेस पूछा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ठीक है, यानी कि राजवीर के अनुसार दुनिया चाय की खोज के बारे में कैसे जानती है? तो वो जानती है ट्रेडिशनल टेल्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि पारिवारिक कहानियां जो थी ना उसके थ्रू दुनिया जो है ना वो चाय की खोज के बारे में जानती है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्राइड एज यूज्ड इन लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक्सट्रैक्ट 1 यानी एक्सट्रैक्ट 1 का पंक्ति में जो दिया हुआ है, पंक्ति नंबर 1 में। ठीक है, उपयोग किए गए रोए शब्द के अनुप्रयोग को सही ढंग से कैप्चर करता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बाकी इसका आंसर इस तरह से रहेगा कि जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ अ व्हाइट टाइगर इन द सेंचुरी। यानी कि जसप्रीत ने अभ्यारण्य में यानी कि जो व्हाइट टाइगर को देखा तो जोर से रोया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आंसर आपको इसी में से निकाल करके लिखने हो, क्वेश्चन भी इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर से ये पूछे गए हैं। तो आप ये मत भूलिएगा कि सर क्वेश्चन कहां से पूछा गया, क्वेश्चन इसी के अंदर से आपका पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ये भी एक्सट्रैक्ट बेस ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। ये जो लिया गया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इससे लिया गया है। ठीक है, यानी कि वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, उससे संबंधित है ये एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर द यूजेस ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक्सट्रैक्ट 1 के अंदर जो पंक्ति नंबर लाइन नंबर 1 है उससे वर्तमान शब्द के उपयोग को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन जो है सो कि फेयरली। ठीक है, यानी कि जो लोटा है, ठीक है, को अपनी राय दृढ़ता से पेश करने की जरूरत है। ठीक है, अपना जो भी ओपिनियन है उसको अच्छे से पेश करो यार, जाहिर सी बात है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कंप्लीट द एनोलॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आपको कंप्लीट करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब पाठ में से उपयुक्त शब्द जो है सबकी चुन करके ये जो आपको दे रखा है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉन, स्माइली, अच्छी, ठीक है, और गुलुमली इस तरह से करके दे रखा है। यानी कि जो है सो कि भ्रुमग या मुस्कान या फिर उदासी। तो इसके बाद क्या आएगा आपका, तो ये आप लिख सकते हैं ब्राइटली, यानी कि उज्जवल तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस
द रीजन व्हाई ऑल क्रू मेंबर्स वेयर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स, यानी कि उस विकल्प का चयन करना है आपको जो कारण प्रदर्शित करता है, रीजन दिखाता है कि जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, उन्होंने विटामिन लेने के लिए क्यों कहा गया था, उनको मतलब विटामिन लेने के लिए क्यों कहा गया था। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये होगा आपका अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि एक विशिष्ट कार्य को पूरा करना है, इसीलिए आपको विटामिन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन, यानी कि आपको बताना है जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कि थिंक टैंक सबसे अधिक संभावना यह चाहता था कि ओमेगा कब करेगा, उसे कहां जैसे कि एक तरह से लिप्त याद किया जाए, मतलब वो काम जो है वो कब करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका बताना है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये दूसरा वाला हो जाएगा ट्रांसलेट और फोर्थ वाला हो जाएगा आपका इंटरप्रेट। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला अनुवाद करना और फोर्थ वाला हो जाएगा आपका व्याख्या करना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। देखिए आपने ये सब्जेक्ट पूरे साल पढ़ा है इंग्लिश, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बाकी मैं अपनी तरफ से तो 110% दे ही रहा हूँ आपको, तो पूरा अच्छे से पढ़िए, आपको जरूर जैसे कल के पेपर में बहुत मदद मिलेगा। यकीन मानिए कई सारे क्वेश्चन जो है कल के पेपर में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और समझिए वीडियो को, पेपर को समझिए। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए पूरा वीडियो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि द प्ले राइट प्लेस सर्टेन वर्ड एंड सेंटेंसेस इन ब्रेक जैसे कि ब्रैकेट्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट लिस्ट एनी वेज दिस बेनिफिट बोथ द डायरेक्टर एंड एक्टर, यानी कि नाटककार दिए गए एक्सट्रैक्ट के अंदर उदाहरण में कुछ शब्दों और वाक्यों को कोष्ठक में रखता है, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर रखता है। ऐसे किन्हीं तरीकों की सूची बनाए जिनसे निर्देशक और अभिनेता दोनों को लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेल्प एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स गेन क्लियरिटी अबाउट द इमोशंस एंड गेस्चर रिक्वायर्ड विल परफॉर्मिंग डायरेक्शन, यानी कि प्रदर्शन करते समय आवश्यक भावनाओं और इशारों के बारे में अभिनेता और निर्देशक को आपको बताना चाहिए, एक्टर को, कि भाई आपको ऐसे एक्ट करना है। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आगे होगा आपका कि हेल्प विद अंडरस्टैंडिंग स्टेज सेटिंग एंड मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कि स्टेज सेटिंग और मूवमेंट उनके हिलने डुलने को समझते में मदद करना, मतलब कैसे उनको मूवमेंट करना है, क्या करना नहीं करना, वो सारी चीजें उनको समझानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दे रखा है, 2 में से कोई एक एक्सट्रैक्ट आपको करना है। तो ये आप पहला वाला एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं, मतलब दूसरे का ए है ये जो है ये द ट्रीज इसके अंदर से लिया गया है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। इसी के बेसिस पे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, यानी कि ये जो वाक्य है इसको पूरा करना है आपको सही तरीके से। क्या है आपका कि इट इज क्लियर दैट personification is the poetic device used for no sun bureau its feet because dash। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लू भी दे रखा है, यानी कि यह स्पष्ट है कि मानवीकरण एक काव्यात्मक उपकरण है जिसका उपयोग कोई सूरज अपने पैरों को दफनाता है के लिए किया जाता है, इसलिए डैश। तो यहाँ पर आएगा द सन विच इज नॉन ह्यूमन इज एट्रीब्यूटेड द ह्यूमन फीचर्स ऑफ हैविंग फीट, यानी कि सूरज जो गैर मानव है को पैर होने की मानवीय विशेषता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसी के सेकंड वाले में कि द पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइंस व्हाट इफेक्ट डज शी विश टू क्रिएट बाय इट्स यूज, यानी कि कवि ने दी गई पंक्तियों में काव्यात्मक युक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, इसमें प्रयोग से वह
क्या प्रभाव पैदा करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको दे रखा है, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन, तो इस तरह से। ठीक है, यानी कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती थी, कोई कीट कोई कीट छुपा नहीं, कोई सूरज नहीं, तो इस तरह से। तो इनके द्वारा वो क्या कहना चाह रही है, तो मतलब क्या प्रभाव पैदा करना चाहती थी, तो वो जोर पैदा करना चाहती थी, एम्फेसिस यानी कि जोर जो है वो पैदा करना चाहती थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। द एक्सट्रैक्ट यूजेस ट्री एज अ सिंबल फॉर जैसे कि कंजर्वेशन पीपल, यानी कि अर्क रूढ़िवादी लोगों के प्रतीक के रूप में पेड़ों का उपयोग करता है। तो ये असत्य, फॉल्स बोल रहा है भाई ये। ठीक है, सही नहीं है आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, जिससे कि हम लोग इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। वाक्य क्या है भाई, द आइडिया ऑफ अ फॉरेस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी ऑल डेज इज डैश, यानी कि एक जंगल का विचार जो इन दिनों खाली रहा है डैश है, तो वो क्या है, अननेचुरल है, यानी कि अप्राकृतिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ डज द यूज ऑफ जो कि इन जैम बैंड, ठीक है, इंजैममेंट सॉरी इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंजैममेंट का उपयोग इस अर्क को कैसे प्रभावित करता है, तो ये इट बिल्ड्स मोमेंटम, यानी कि यह गति बनाता है। और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, आप चाहेंगे कि आपको कल अच्छा नंबर मिले, तो आप कोशिश कीजिए और अच्छी तरीके से समझने का, क्योंकि आपने पूरे साल ये सब्जेक्ट पढ़ा है और मैं अपनी तरफ से 110% आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपना पूरा प्रयास कीजिए। इसी के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया कि यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में देखिए, ये भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, ये किससे है, फॉर एनी जॉर्जी जो है उससे आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा सा आंसर करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कवि का स्वर कैसा है। तो जो कवि का स्वर है बच्चों, वो है आपका जैसे कि एजाइटेड, यानी कि आप कह सकते हैं कि थर्ड वाला उत्तेजित करने वाला है। साथ ही साथ आपका जो है सो कि आर्गुमेंटेटिव है, यानी कि एक तरह से तर्कशील है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, थर्ड एंड फिफ्थ, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट कॉजेस द यंग मैन टू डिसअपियर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो युवक है, यानी कि जो जवान लोग हैं, उनको निराश करने का क्या कारण है। ठीक है, तो बीइंग होपलेसली इन लव, यानी कि प्यार में असहनीयता। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, तो इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं एक नंबर के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए, अगर आप हमारी इतनी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको और भी सैंपल पेपर्स की अगर वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और सैंपल पेपर्स की वीडियो बनाएं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, सैंपल पेपर वाली। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप। उसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए, थर्ड में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्पीकर्स नीड टू कलर हर हेयर एज पर द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये आपने जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके अनुसार आपको बताना है कि अपने बालों को रंगने की आवश्यकता के कारण की पहचान करनी है आपको, कि क्यों अपने बालों को रंगा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर
कन्विक्शन दैट शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड, यानी कि उस दृढ़ विश्वास है, उसे मतलब उसका दृढ़ विश्वास है कि वह अंदर से सुंदर है, इसलिए वो अपने बालों को कलर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, कि कंप्लीट द एनोलॉजी अबाउट द स्पीकर्स हेयर, यानी कि आपको उस मतलब एनोलॉजी को कंप्लीट करना है जैसे कि स्पीकर के हेयर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पीला जो है सो कि यानी कि येलो, ब्लॉन्डी डैश कैरोट, यानी कि पीला, गोरा, डैश और गाजर करके। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज रेड, यानी कि नारंगी और रेड यानी कि लाल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर एज लाइन 2 ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि उस वाक्य का चयन करना है आपको जो है सो कि जिसमें सेट शब्द का प्रयोग लाइन नंबर 2 के समान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 hours बिफोर बीइंग सर्व, यानी कि मिठाई को परोसने से पहले 2 घंटों के लिए सेट करने की जरूरत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आप गया है आपका छठा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच। यहाँ पर आपका यानी कि कोई भी आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3 नंबर का होने वाला है और 40 से 50 शब्दों में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बेबी सीगुल्स फियर। ठीक है, और फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर जैसे कि एल्स अदर देन वंस माइंड हिज फर्स्ट फ्लाइट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बना है, यानी कि बेबी सीगल के डर के संदर्भ में दिए गए कथन की आपको पुष्टि करनी है कि डर किसी के दिमाग के अलावा कहीं और मौजूद नहीं है। डर जो होता है ना, किसी के दिमाग के अलावा जो है कहीं और मौजूद नहीं होता है। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसमें जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसके ऊपर ये जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि द बेबी सीगुल जो है सो कि could not take his first flight as he was scared that his wings will not support his body weight, यानी कि सीगल का बच्चा अपनी पहली उड़ान नहीं भर सका क्योंकि उसे डर था कि उसके पंख उसके शरीर के वजन का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब वो जब उड़ने जाएगा तो उसके पंख जो है वो छोटे पड़ जाएंगे, उसका शरीर का भार जो है वजन नहीं उठा पाएंगे। तो ये लिख सकते हैं आप। अगला है कि saw his family fly yet the fear of falling down gripped his mind, it overpowered any sense of assurance or example, यानी कि अपने परिवार को उड़ता देखा फिर भी नीचे गिरने का डर उसके मन को जकड़ गया, इसने किसी भी आश्वासन या उदाहरण की भावना पर काबू पा लिया। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरीली एंड इन फायर। ठीक है, यानी कि स्पष्ट कीजिए कि कवि व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली यह विश्वास क्यों रखता है कि संसार मुख्य रूप से आग से समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो दुनिया है वो आग से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फायर एंड आइस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, आग और बर्फ के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ही वाज अ विक्टिम ऑफ द फायरी एस्पेक्ट ऑफ डिजायर, यानी कि वह इच्छा के उग्र पहलू का शिकार था और बाय हिज ओन एडमिशन फॉर्म व्हाट टेस्टेड he had experienced its destructive effects in his life, यानी कि वह अपने स्वयं के प्रवेश द्वार जो मैंने चखा है उसने अपने जीवन में इसके विनाशकारी प्रभाव का अनुभव किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि वालिस यूनिक मैडन बस राइड एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज सी बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, डू यू अग्री, व्हाई और व्हाई नॉट, यानी कि क्या आप एग्री है, अगर है तो है क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी कि
जो वल्ली है उसकी पहली बार बस की सवारी का अनुभव संभव हो सका क्योंकि वह एक छोटे गांव से ताल्लुक रखती थी। क्या आप सहमत है, क्यों और क्यों नहीं? तो आपको कारण देते हुए बताना है। तो आप अगर आप एग्री करते हैं तो कुछ इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि ये रहेगा कि शहरों और बड़े शहरों के विपरीत बस की सवारी मनोरंजक और रोमांच का एक आकर्षक साधन लगती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वह अकेले सुरक्षित यात्रा कर सकती थी, वो जो थी अकेले सुरक्षित यात्रा कर सकती थी। दुर्भाग्य से बड़े शहरों या कस्बों में अनुशासित नहीं है ये चीजें। केवल एक बस थी जिसे वल्ली ने कई बार देखा। शहरों में परिवहन के विभिन्न साधन है जो अधिक साहसिक लग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको एग्री में लिखना है। अगर आप डिसएग्री हैं तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना होगा कि वल्ली की उम्र के बच्चों में बड़े शहरों में भी बस या ऑटोमोबाइल की सवारी का आकर्षण हो सकता है। परिचित होने के कारण छोटे शहरों या गांवों की तुलना में बड़े शहरों में अनजान यात्रा करना आसान होता है। एक ही मार्ग पर कई बसों की उपलब्धता और आवृत्ति के कारण शहर बस की सवारी के अधिक अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि शहरों में आप जानते हैं बस वगैरह ज्यादातर मिल जाता है, वहां पर इजीली आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गिव वन रीजन व्हाई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर अ फेबल देन अ वेल्डेड। ठीक है, यानी कि एक कारण बताइए कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो सो की सॉरी गाथा गीत की तुलना में एक कहानी अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूं कि कल्पित तथा आमतौर पर जानवरों, पक्षियों आदि के पात्रों के रूप में काल्पनिक कथा है और एक मजबूत संदेश साझा करती है, जबकि एक गाथा कथा कविता है जो मूर्खतापूर्ण या वीर हो सकता है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में जानवर शामिल है और निश्चित रूप से काल्पनिक है और एक सार्थक संदेश साझा करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कुछ इस तरह से पूछा है कि हाउ कैन वी से दैट जो है सो कि नत्याला was continuously successful in maintaining an upper hand during her arguments with Lomov। एनी वन एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि नतालिया लोमोएव के साथ अपने तर्कों के दौरान लगातार बढ़त बनाए रखने में सफल रही। एक उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सक्सेसफुल बात रही है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सातवें क्वेश्चन के अंदर। सातवां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल रहा है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच। यानी कि कोई दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और 40 से 50 शब्दों में ही देना है। 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अगर आपने सातवां क्वेश्चन अच्छे से अटेंड किया तो आपको इजीली 6 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है कि डॉक्टर हेरोइड न्यू हिज पेशेंट एज वेल एज देयर ओनर्स रियली वेल डिस्कस। यानी कि डॉक्टर हेयरिट अपने मरीजों के साथ साथ उनके मालिकों को भी अच्छी तरह से जानते थे। विचार विमर्श करना, तो इसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो द ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, इसमें से लिया गया क्वेश्चन है। तो पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर हेरोइड could understand the problem of his patient dogs just be observing short tricky in the market and understood that the dog requires help। यानी कि जो डॉग था उसको हेल्प की जरूरत थी। यानी कि डॉक्टर हेयरिट अपने जो मरीज कुत्तों की समस्या को सिर्फ जो है सो कि क्या करते थे, देखकर समझ सकते थे। बाजार में ट्रिकी को देखकर और समझ गए कि कुत्तों को मदद की जरूरत है। ओनर्स क्या चाहते, ही अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड कह सकते हैं, सॉरी, द ओनर्स मिस्टर पंफेरी वेल एंड नेवर स्पोक एनी हार्श एंड एडवाइजिंग जो है सो कि वर्ड ऑन द सीरियसली ओबेस डॉग।
knowing fully well that she was responsible for this condition। यानी कि मालिक जो था, उन्होंने मालिक श्रीमती जो है सो कि परमफेरी थी को अच्छी तरह से समझा और गंभीर रूप से मोटे कुत्तों के बारे में कभी भी कठोर और सलाह जो देने वाले शब्द नहीं बोले, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह एक इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है, आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट वन लाइकली रीजन द राइटर ऑफ मिडनाइट विजिटर चूज टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सो कि ऑजियोबल एज शॉर्ट एंड फिट। यानी कि द मिडनाइट विजिटर के लेखक ने ऑजिबल को छोटा और मोटा बताया। क्यों बताया, तो आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि वैलिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क टुवर्ड्स सक्सेसफुल कैरियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिचर्ड एब्राइट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में रिचर्ड एब्राइट के संदर्भ में सफल करियर के लिए, यानी सक्सेसफुल करियर के लिए छोटे मजेदार सीखने के कार्यों के महत्व को मान्य करें। यानी कि अगर आपको एक सक्सेसफुल कैरियर बनाना है तो छोटे और मजेदार कदम आपको उठाने चाहिए। तो आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टार्टेड द कलेक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ बटरफ्लाइज एज अ फन एक्टिविटी। यानी कि एक मजेदार गतिविधि के रूप में तितलियों का संग्रह और प्रजनन शुरू किया, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है यहाँ हमसे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि दो में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 100 से 120 शब्दों के अंदर, और ये जो एक क्वेश्चन रहेगा ये 6 मार्क्स कैरी करेगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, ध्यान से समझिए इसको। कि मिजबिल एंड टाइगर बोथ वेयर लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस, assume they both meet each other in the zoo and have a conversation about their lifestyle and feelings. Write a conversation as per your understanding of Mijbul the otter and a tiger in the zoo। यानी कि मिजबुल या मिजबिल कह सकते हैं और टाइगर दोनों की देखभाल इंसानों ने की थी। मान ले कि वे दोनों चिड़िया घर में एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी जीवन शैली और भावनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। मिजबिल द ऑटर एंड अ टाइगर इन द जो की अपनी समझ के अनुसार इस वार्तालाप को लिखना है। आपको एक कन्वर्सेशन बेसिकली लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मिजबुल देखिए यहाँ पर है, ठीक है, और इसके बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक पालतू जानवर के रूप में अपने मालिक के साथ अपने जीवन के बारे में खुश, शायद जंगली में बाहर जाने से डरेंगे नहीं, जान पाएंगे कि कैसे जीवित रहे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कन्वर्सेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। ये मिजबुल है आपका, ये टाइगर है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के अंदर आपको एक चॉइस, एक अथवा दे दिया है कि यानी कि या कह लीजिए यूं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो मत कीजिए, नीचे वाला आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके अथवा में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा है हमसे कि न रोने से और न शोक से किसी को मन की शांति मिलेगी यदि आपको बुद्ध के उपदेश, बनारस में धर्मोपदेश से दिए गए ये जो लाइनें हैं उसके संदेश का उपयोग लड़के को उसकी गेंद के नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए करना है, और यह क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पूछ रखा है। और बुद्धा के बारे में क्या लर्निंग्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके कोट्स के बारे में। तो ये आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है 9वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और 100 से 120 शब्दों के अंदर, और ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है जो आप अटेंड करेंगे। तो 9वें के पहले में क्या है यहाँ पर क्वेश्चन
कि फिक्शन राइटर्स प्रेफर क्रिएटिंग ग्रे कैरेक्टर्स rather than black and white. Analyze this in detail with reference to both the characters of the thief story. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। यानी कि फिक्शन लेखक ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय ग्रे कैरेक्टर बनाना पसंद करते हैं। चोर की कहानी के दोनों पात्रों के संदर्भ में इसका विस्तार से विश्लेषण आपको करना है। तो पहले आप एक इंट्रोडक्शन दे देंगे दोनों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि both characters in the story neither completely black negative or white ideal have redeeming qualities as well as choose that need improvement story relevance both their persons as gray। तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर हरी सिंह के बारे में आप लिख सकते हैं, फिर अनिल के बारे में आप लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे चले, तो यहाँ पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऑनर अमंग जैसे कि देवेंस इज कंसीडर्ड अ पॉपुलर कोड। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चोरों के बीच सम्मान एक लोकप्रिय कोड माना जाता है। Examining a question of trust as a story woven around this code। यानी कि इस कोड के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी के रूप में विश्वास के प्रश्न का परीक्षण कीजिए। तो पहले आप ऑनर अमंग डेविस के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, फिर उसके बाद द जैसे कि प्रोटोगोनिस्ट हॉरेस डैनबी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में द लैंडी इन रेड, यानी कि आप जैसे कि लाल रंग में महिला जो है उसके बारे में बता सकते हैं कि मेड अ फूल ऑफ हिम इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ थीफ हरसेल्फ शी डिड नॉट फॉलो द कोड ऑफ ऑनर नॉर्मली एक्साइटिंग बिटवीन टू थीव्स द रिजल्टेड इन अ हॉर्स डैनबी गोइंग टू prison for the first time in his life he felt betrayed। ठीक है, यानी कि उसे मूर्ख बनाया, यानी लाल रंग में महिला के बारे में बात कर रहा है कि उसे मूर्ख बनाया। स्वयं एक चोर होने के बावजूद उसने दो चोरों के बीच आमतौर पर मौजूद सम्मान संहिता का पालन नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप फॉरेस्ट डॉनबी अपने जो डॉनबी थे या डैनबी जिसको आप कह सकते हैं, अपने जीवन में पहली बार जेल गए और उन्होंने विश्वासघात महसूस किया। उनको लगा कि यार इसने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया है, हॉरेस डैनबी को। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो सैंपल पेपर था इंग्लिश का क्लास 10th का वो समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं। आपके और भी पेपर है लाइक सोशल साइंस हो गया या अदर सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी वगैरह, तो उन सबके लिए हम सैंपल पेपर लाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जो भी हम नया वीडियो लाएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है उसका सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।